नमस्कार। उभरती प्रौद्योगिकी और संवरता कल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अनीता। आज बात अंतरिक्ष की। यूं तो भारत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में ज्यादातर विकासशील देशों में अग्रणी रहा है, लेकिन अंतरिक्ष विज्ञान की बात करें तो भारत एक चमकते सितारे की तरह है। हाल ही में एक साथ 104 उपग्रह स्थापित कर भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान यानी इसरो ने एक बार फिर खुद को साबित कर दिया। दुनिया भारतीय वैज्ञानिकों का लोहा मान रही है। आइए देखते हैं एक झलक अंतरिक्ष में सफलताओं के स्वर्णिम सफर की। धरती से आकाश में नजर रखनी हो या फिर अंतरिक्ष में उपग्रह भेजना हो, मौसम संचार हो, पर्यावरण हो या फिर आपदा प्रबंधन, हर क्षेत्र में इसरो का योगदान सराहनीय रहा है। साल 2017 की शुरुआत में ही इसरो ने एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV C-37 के द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया, जिसमें स्वदेशी उपग्रहों के साथ साथ अमेरिका, जर्मनी, इजराइल, कजाकिस्तान, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड अरब अमीरात के उपग्रह शामिल हैं। इससे पहले साल 2016 के अंत में इसरो ने PSLV C-36 के जरिए नया उपग्रह रिसोर्ससैट 2A अंतरिक्ष में भेजकर एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली थी। भारत की उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली हमेशा विश्व को चौंकाने वाली रही है। पहले भी 20 उपग्रहों को एक साथ उनकी कक्षा में स्थापित करने का रिकॉर्ड बना चुका इसरो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV की एक ही फ्लाइट में 8 उपग्रहों को 2 अलग-अलग कक्षाओं में स्थापित करने में सफलता पा चुका है। 26 सितंबर 2016 को ये PSLV C-35 की 35वीं लगातार सफल फ्लाइट थी, जिसमें मौसम से जुड़ी सेवाओं के लिए SkySat-1 उपग्रह को 7 अन्य उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष में भेजा गया। ये PSLV का अब तक का सबसे लंबा मिशन था। PSLV ने सबसे पहले मुख्य उपग्रह SkySat-1 को पोलर सन सिंक्रोनस कक्षा में 724 किलोमीटर दूर विषुवत रेखा से 98.1 डिग्री पर स्थापित किया। रॉकेट से अलग होने के बाद SkySat-1 खुद ब खुद अपनी कक्षा में चला गया, जिसके बाद बेंगलुरु में इसरो की टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ने उपग्रह का संचालन अपने हाथों में ले लिया। अन्य उपग्रहों में डुअल लॉन्च अडाप्टर, अल्जीरिया के ALSat-1B, ALSat-2B और ALSat-1N, कनाडा का NLS-19 और अमेरिका का पाथफाइंडर 1 उपग्रह शामिल थे। PSLV ने प्रथम और PSAT उपग्रहों को भी लॉन्च किया, जिनमें एक IIT बॉम्बे और पेस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने और दूसरा बेंगलुरु सहायता संघ ने तैयार किया था। SkySat-1 को उसकी कक्षा में स्थापित करने के बाद PSLV के इंजन 2 बार फायर किए गए। पहली बार उत्तरी ध्रुव इलाके में और दूसरी बार दक्षिणी ध्रुव इलाके में, ताकि 669 किलोमीटर ऊंची वित्तीय कक्षा में विषुवत रेखा से 98.2 डिग्री पर प्रवेश किया जा सके। इसके साथ ही शेष 7 उपग्रहों को पहले से तय उनकी कक्षा में स्थापित कर दिया गया। आने वाले दिनों में SkySat-1 को उसके वास्तविक कार्य के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया जाएगा, जिसमें मौसम की भविष्यवाणी और खासकर चक्रवातों का पता लगाना और उन पर नजर रखना शामिल है। इस कामयाबी के साथ 2 अलग-अलग कक्षाओं में उपग्रह स्थापित करने की PSLV की क्षमता पर मुहर लग गई। अब तक PSLV 121 उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित कर चुका है, जिनमें 42 भारतीय हैं और बाकी 79 विदेशी हैं। साल 2016 में ही इसरो ने GSLV F5 के जरिए उन्नत मौसम उपग्रह INSAT 3DR का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जिसका उपयोग
तटरक्षक, एयरपोर्ट अथॉरिटी, नेवी, रक्षा और मौसम से जुड़े विभाग कर सकते हैं। इस सफलता से भारत चुनिंदा 3 देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो स्क्रैमजेट इंजन विकसित कर चुके हैं। इसरो ने एडवांस्ड वेदर सैटेलाइट इनसैट 3DR सफलतापूर्वक लॉन्च कर दुनिया भर के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। 8 सितंबर 2016 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे GSLV FO5 के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। Today we have achieved one other landmark. आज हमने एक कामयाबी हासिल कर ली है। हमारे GSLV Mark II ने अपनी पहली उड़ान में इनसेट 3 जो कि मौसम की जानकारी देने वाला उपग्रह है को कक्षा में स्थापित कर दिया है। लॉन्च व्हीकल ने अच्छा प्रदर्शन किया है और हमें सही कक्षा मिल गई है। The launch vehicle itself has performed extremely well and we have achieved the right orbit. इनसैट 3DR उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है जिसमें इनसैट 3D आता है और जिसे जून 2013 में फ्रेंच गुआना से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इनसैट 3DR का डिजाइन नई और ज्यादा कारगर तकनीक से किया गया है। मौसम की सटीक जानकारी देने के अलावा ये कोस्ट गार्ड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शिपिंग और रक्षा सेवाओं को तलाशी और राहत कार्यों में मददगार साबित होगा। उपग्रह की बहुमूल्य सेवाओं के अलावा इस मिशन में दूसरे क्षेत्रों से जुड़ी सफलताएं भी शामिल हैं। वैसे तो इस मिशन में GSLV ने 10वीं उड़ान भरी थी, लेकिन इस बार GSLV में पहली बार CUS नाम से मशहूर देश में ही विकसित क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन का इस्तेमाल किया गया था। GSLV की बाकी सफलताओं की बात करें तो इसरो ने इससे पहले 18 दिसंबर 2014 को GSLV MK3X का सफल परीक्षण किया। ये नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की पहली प्रायोगिक उड़ान थी। ये मिशन LVM-3X केयर सब ऑर्बिटल के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद मुश्किल वायुमंडलीय चरण की उड़ान के दौरान व्हीकल के प्रदर्शन का परीक्षण करना था। इसके तहत 207 टन ठोस प्रोपेलेंट्स ले जाने की क्षमता वाले 2 विशाल S-200 ठोस स्ट्रैप ऑन बूस्टर लगाए गए थे। उड़ान भरने के 153.5 सेकंड के बाद ये व्हीकल से अलग हो गए। उड़ान के 120 सेकंड बाद L-110 लिक्विड स्टेज शुरू हुआ, जबकि S-200 उस दौरान भी काम कर रहे थे और अगले 204.6 सेकंड तक काम करते रहे। GSLV MK3 नॉन फंक्शनल क्रायोजेनिक का अगला चरण था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता का सफर जारी है। साल 2016 में भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान ने 7 उपग्रह समूह का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम स्थापित कर अंतरिक्ष विज्ञान में एक और आयाम तय कर लिया और पूरी तरह देश में विकसित नेविगेशन सिस्टम बना लिया। 10, 9, 8, 7, 6, 5. 28 अप्रैल 2016 को जैसे ही श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से IRNSS-1G का सफल प्रक्षेपण हुआ, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सीरीज पूरी हो गई। 1425 किलो वजनी IRNSS-1G की अंतरिक्ष में जिंदगी 12 साल हो गई। इस उपग्रह की बनावट भी इसके पूर्ववर्ती उपग्रहों की तरह है, जिसमें नेविगेशन और रेंजिंग पेलोड्स लगे हुए हैं। नेविगेशन पेलोड L5 और S बैंड पर काम करता है और नेविगेशन से जुड़ी सेवाएं मुहैया कराता है। उपग्रह के नेविगेशन पेलोड पर समय की अचूक जानकारी देने वाली रेडियम एटॉमिक घड़ी लगी हुई है। IRNSS-1G में लगे C बैंड ट्रांसपॉन्डर उपग्रह को अचूक रेंज से लैस करता है। IRNSS में लगे पेलोड
अमेरिका के जीपीएस और यूरोप की गैलीलियो सिस्टम की खूबियों से लैस हैं। IRNSS सीरीज में IRNSS 1G 7वां और अंतिम उपग्रह है। आज नेविगेशन के क्षेत्र में भारत ने अपना 7वां सैटेलाइट लॉन्च किया है। 7 सैटेलाइट एक के बाद एक सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए और इस सिद्धि के कारण आज भारत दुनिया के उन 5 देशों में गर्व के साथ खड़ा हो गया कि जिसमें उसकी अपनी जीपीएस सिस्टम, उसकी अपनी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम निर्माण हो गई। इससे पहले 10 मार्च 2016 को सीरीज के छठे उपग्रह IRNSS 1F का सफल प्रक्षेपण किया गया था। ये उपग्रह भी कमोबेश इस श्रृंखला के पिछले उपग्रहों IRNSS 1A, 1B, 1C, 1D और 1E की तरह ही है। इसमें भी नेविगेशन और रेंजिंग 2 तरह के पेलोड हैं। नेविगेशन पेलोड सूर्य और स्टार सेंसर्स की मदद से नेविगेशन के आंकड़े इकट्ठा करके यूजर्स को दिशा संबंधी संकेत देंगे, जबकि रेंजिंग पेलोड का काम सी बैंड ट्रांसपॉन्डर्स के जरिए उपग्रह की दूरी का सही पता लगाना है। अन्य नेविगेशन सिस्टम के विपरीत IRNSS पूरी तरह भारत सरकार के अधीन होगा। IRNSS का उद्देश्य भारत में नेविगेशन और सुरक्षा संबंधी सेवा मुहैया करवाना है। इसे करीब 1500 किलोमीटर के दायरे तक बढ़ाया जा सकता है। इन उपग्रहों के जरिए किसी वाहन में जा रहे लोगों तक पर नजर रखी जा सकती है, जो उत्तराखंड जैसी आपदा की स्थिति में उपयोगी साबित होगी। इसके अलावा रेलवे अपने माल डिब्बों का पता लगा सकता है। जाहिर है, देश की सुरक्षा में ये उपग्रह बेहतर सटीक सहयोग देंगे। इसरो की जिस सफलता ने पूरे देश को गौरव प्रदान किया, वो था मंगलयान प्रक्षेपण। इसके लिए अमेरिका की नेशनल स्पेस सोसाइटी से भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान को स्पेस पायनियर पुरस्कार मिला है। मंगलयान मिशन सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन में से एक माना गया है। स्थापना के बाद से अब तक मंगलयान ने लाल ग्रह की कई महत्वपूर्ण जानकारियां दुनिया को भेजी हैं। ग्रह पर पानी होने की संभावना भी जगाई है। भारत के मंगल ग्रह परिक्रमा कार्यक्रम ने साल 2015 का स्पेस पायनियर अवार्ड जीतकर पूरे देश का गौरव बढ़ा दिया। भारत के मंगल ग्रह परिक्रमा दल को 2 महत्वपूर्ण मिशन को पहले पूरा करने के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया। खास बात यह है कि मंगलयान ऐसा पहला अंतरिक्ष यान है जिसने पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा के चारों ओर की परिक्रमा पूरी कर ली है। दूसरी अहम बात यह है कि अंतरिक्ष यान एक उच्च एपोएप्सिस के साथ अंडाकार कक्षा में है और हाई रेजोल्यूशन कैमरे से मंगल की फुल डिस्क रंगीन तस्वीरें ले रहा है। पिछले 2 साल में मंगलयान ने महत्वपूर्ण डेटा और विभिन्न कोणों से ली गई तस्वीरें भेजी हैं, जिनसे शोधकर्ताओं को मंगल ग्रह के मौसम, वातावरण, जमीन और पानी की उपलब्धता से जुड़ी कई अहम जानकारियां हासिल हुई हैं। मंगलयान की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों में ओल्ड मार्शियन वातावरण में पानी की मौजूदगी, उत्तरी गोलार्ध में बर्फ का जमावड़ा, मंगल ग्रह की घाटियों का विश्लेषण और मंगल ग्रह के उपग्रहों जैसे फोबोस और डीमोस के बारे में जानकारियां हासिल हुई हैं। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान ने धरती से अंतरिक्ष का रुख किया था। मंगल ग्रह परिक्रमा कार्यक्रम भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण मौका था। पूरी दुनिया की निगाहें श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर पर लगी हुई। दोपहर
2:38 बजे जैसे ही PSLV C-25 द्वारा मंगलयान ने उड़ान भरी, थोड़ी ही देर में आग और धुएं का गुबार छोड़ता हुआ यान बादलों में समा गया। मिशन कक्ष में बैठे वैज्ञानिक कंप्यूटर पर इस दृश्य को देख भाव विभोर हो गए और तालियां बजाकर और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। सपना हकीकत में बदल चुका था। अगले 20 से 25 दिन पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काटने के बाद 1 दिसंबर 2013 को मंगलयान ने मंगल की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। इस बीच वैज्ञानिक लगातार यान से संपर्क साधे हुए थे। 22 सितंबर 2014 को 300 दिन की यात्रा के बाद मंगलयान ने मंगल ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रवेश किया। मंगलयान के मुख्य इंजन को 4 सेकंड तक चलाकर अंतिम परीक्षण और पथ संशोधन कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया और 24 सितंबर 2014 को सुबह तकरीबन 7:14 पर मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित कर दिया गया। ये हर भारतीय के लिए गौरव का पल था। इन तस्वीरों को सीधा दूरदर्शन के जरिए राष्ट्रीय चैनल पर दिखाया जा रहा था। मंगलयान की कामयाबी का जश्न मनाते हुए मशहूर टाइम मैगजीन ने इस अंतरिक्ष यान को साल 2014 के 25 सबसे बेहतर आविष्कारों की सूची में शामिल किया। पत्रिका ने मंगलयान को ऐसा सुपर स्मार्ट अंतरिक्ष यान करार दिया था जिसने भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुपर पावर बना दिया। History has been created today. We have dared to reach out into the unknown and have achieved the near impossible. I congratulate all ISRO scientists as well as all my fellow Indians on this historic occasion. और मैंने पहले ही कहा कि साधन बहुत कम, अनेक मर्यादाएं और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है, वो वैज्ञानिकों के विश्वास के कारण, उनके पुरुषार्थ के कारण, उनकी प्रतिबद्धता के कारण। और इसलिए हमारे देश के वैज्ञानिक अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। ये कहने की जरूरत नहीं कि मंगलयान की कामयाबी ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबको भारत की विशेषज्ञता का मुरीद बना दिया है। मंगल ग्रह की सफल परिक्रमा के बाद अब मंगल पर एक और अंतरिक्ष यान भेजने की तैयारी चल रही है। साथ ही इसरो ने सूरज की तरफ भी पंख फैला दिया है। चंद्रयान 2 की भी तैयारी है, जो आने वाले दिनों में भारत को विकसित मुल्कों से भी आगे ले जा सकती है। आने वाले दिनों में इसरो के महत्वपूर्ण मिशन में से एक है मंगलयान 2 और चंद्रयान का प्रक्षेपण। मंगलयान की बात करें तो इस बार मार्स लैंडर के विकास में फ्रांस भी भारत के साथ सहयोग करेगा। ये उपग्रह धरती की सतह के अवलोकन के आधार पर जलवायु परिवर्तन की निगरानी करेगा। खासकर इसके जरिए जलवायु परिवर्तन से वनस्पतियों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने की कोशिश की जाएगी। भारत की आगामी ओशियन सैट उपग्रह के साथ फ्रांस भी अपना आर्गोस पेलोड भेजने की तैयारी कर रहा है। वहीं दोनों देश शुक्र ग्रह के लिए भी संयुक्त मिशन पर जा सकते हैं। मंगल पर मिली कामयाबी के बाद अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अब भारत ने सूरज पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद कभी भी अंतरिक्ष के सफर पर रवाना हो सकता है। इस सौर मिशन का लक्ष्य है सूरज की बाहरी परतों, कोरोना और क्रोमोस्फीयर का अध्ययन करना। साथ में इससे कोरोनल मास इजेक्शन के आंकड़े इकट्ठा करने और मौसम के पूर्वानुमान में भी मदद मिलेगी।
इस परियोजना की शुरुआत साल 2008 में हुई और अब ये प्रोजेक्ट अंतरिक्ष में सूर्य और पृथ्वी के बीच एक हैवी सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए तैयार है।